Hello students, welcome to Dakshina E Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में ART4 का जो पेपर 1 है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। एक गैल्वेनिक सेल का IUPAC नोटेशन हमें दे रखा है और इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नस्ट इक्वेशन हम यूज करते हैं। सेल का नोटेशन आपको क्या दे रखा है? सेल के नोटेशन में कैथोड और एनोड आपको पता होता है। लेफ्ट साइड में अपने पास क्या होता है? एनोड। राइट साइड में क्या होता है? कैथोड। एनोड और कैथोड दोनों ही अपने पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बना के दे रखा है। प्लैटिनम H2 गैस, H2 गैस का प्रेशर है 20 atm और इसके बाद आपके पास 2 मोलर CH3COO माइनस NH4 प्लस अमोनियम एसिटेट आयन का सॉल्यूशन आपको दे रखा है। इसके बाद अपने पास डबल वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? कैथोड। कैथोड में अपने पास कौन है? अगेन हाइड्रोजन गैस का ही इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए अलग से इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का लगाना होता है, क्योंकि प्लैटिनम ही यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट को कैरी कर सकता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, प्लैटिनम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इलेक्ट्रोड एक्चुअली में प्लैटिनम का है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हो? इनर्ट इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस के अलावा कंटेनर में आपके पास क्या होना चाहिए? H+ आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे आपको किसका सॉल्यूशन दे रखा है? 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन एक्वस। तो इस तरीके से एक सेल नोटेशन आपको दिया हुआ है और इस सेल नोटेशन के लिए ई पोटेंशियल, दैट मीन्स ई सेल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अगर इस सेल का EMF ई है तो आपको कैलकुलेट करना है 1000 मल्टीप्लाइड बाई ई। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आपको दोनों तरफ दे रखा है और जो सॉल्यूशन अपने पास है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन है pK ऑफ CH3COOH। सारी इंफॉर्मेशन एक बार मैं बता देता हूं। देखने से तो लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और pKb ऑफ NH4OH विच इज गिवन एज 4.74। इसके अलावा आपको 2.303 RT/F इसकी वैल्यू यूज करनी है 0.059। तो ये इस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेल पोटेंशियल। तो दोनों तरफ आप देखिए कि कौन सी गैस का इलेक्ट्रोड दे रखा है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है। सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नास्ट इक्वेशन यूज करना है। नास्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q। 2.303 RT/F इसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है? 0.059 N log Q। और यही आपको बता रखा है कि कभी भी आपके पास पूरा कंप्लीट सेल का डायग्राम दिया जाए या सेल के रिएक्शन आपको दिया जाए या सेल का IUPAC नोटेशन दिया जाए, इन तीनों तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आपसे क्या कैलकुलेट करवाएंगे? ई सेल। ई सेल का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। नस्ट इक्वेशन में फिर क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू फिक्स होता है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना होता है? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड और एनोड में जो इलेक्ट्रोड यूज किया है, इन दोनों इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ऐसा करने से ई नॉट सेल का वैल्यू आएगी। तो ई नॉट सेल की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसके बाद कैथोड का जो हाफ रिएक्शन है वो लिखेंगे, एनोड का हाफ रिएक्शन लिखेंगे। दोनों हाफ रिएक्शन को कंबाइन करने से सेल का रिएक्शन बनेगा और सेल का रिएक्शन जब बनेगा तभी आप सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता कर सकते हैं और सेल रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वोशिएंट क्यों बता सकते हैं। एन और क्यू की वैल्यू अगर आपने सब्स्टिट्यूट यहां पे कर दी ना और ई नॉट सेल की वैल्यू अगर यहां पे रख दी तो ई सेल की वैल्यू बहुत इजीली यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास इलेक्ट्रोड कौन सा दे रखा है? हाइड्रोजन गैस और बीच में अपने पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में प्रेफरेबली H+ आयन होने चाहिए। तो H+ आयन होने के लिए सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा तभी सॉल्यूशन में H+ आयन होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपने पास कैसा बनता है? ये प्लैटिनम का वायर है,
यहां से हाइड्रोजन गैस आ रहा है, इस गैस का प्रेशर आपको कुछ भी दिया जा सकता है, और इस सॉल्यूशन में अपने पास क्या होना चाहिए, H+ आयन। अब क्या लगता है हमें कि सर H+ आयन तो केवल कहां से आ सकता है, एसिड से आ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एसिड से H+ आयन आपको मिलते हैं, बहुत ही अच्छी कॉन्सेंट्रेशन होती है H+ आयन की, लेकिन इसके अलावा अपने पास जैसा कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो तब भी H+ आयन हो ही सकता है, या इवन बेस यहाँ पे प्रेजेंट हो तो बेस अगर प्रेजेंट होगा तो OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि H+ आयन नहीं प्रेजेंट होगा। H+ कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH- कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू pKw 10⁻⁻14। तो इस इक्वेशन से आप यहाँ पे H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो पता भी कर सकते हो। OH- ज्यादा हो सकता है, लेकिन H+ यहाँ पे फिर भी होगा, बहुत कम क्वांटिटी में होगा, नेग्लेजिबल होगा, लेकिन है। यहाँ पे आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन नहीं दे रखे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, दोनों सॉल्यूशन में क्या इंसर्ट करके दे रखा है, सॉल्ट। अब ये देखो, ये सॉल्ट कौन सा, NaCl सॉल्ट में Na+ और Cl- है। Na+ कहां से आता है, स्ट्रॉन्ग बेस NOH से आता है। Cl- कहां से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आता है। इसका मतलब NaCl सॉल्ट किसका हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो गया। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे ना बेटा, तो यहां पे ना तो Na+ का हाइड्रोलिसिस होगा, ना Cl- का हाइड्रोलिसिस होगा, और ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में NaCl की कॉन्सेंट्रेशन 2 हो, 3 हो, 5 हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि Na+ और Cl- दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों का ही हाइड्रोलिसिस नहीं है। तो हमेशा ये सॉल्यूशन अपने पास न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होगी, 10⁻⁻7 मोलर, या उसका pH कितना होता है, 7 होता है। तो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कि कैथोड में जो NaCl का सॉल्ट सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर कर रखा है, यहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन में H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻7 मोलर, ये आपको पता है। अब इधर आ जाओ, इधर अपने पास किसका सॉल्यूशन है, इधर CH3COO- NH4+, तो CH3COO-, ये भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको क्या दे रखी है, 2 मोलर, और ये सॉल्ट सॉल्यूशन किससे बना होगा, CH3COOH एसिटिक एसिड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड वीक बेस का एक सॉल्ट है। तो बेटा वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ऐसा अज्यूम करो, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन आपको दे रखा है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, और दोनों के हाइड्रोलिसिस होने के बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगा के इस पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच आपको कैलकुलेट करना होगा। पीएच कैलकुलेट करने के बाद ही H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लगेगी, और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लगाना ही है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो जब एज अ कैथोड और एज अ एनोड आप इसकी रिएक्शन लिखोगे, तो उस रिएक्शन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आती है, और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले ये पता कर लो कि यहाँ पे जो कंटेनर में एक्वस सॉल्यूशन अपने पास है सॉल्ट्स का, यहाँ इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में H+ आयन की क्या कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। कैथोड में कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, 10⁻⁻7 मोलर। वीक एसिड वीक बेस का जब सॉल्ट होता है, तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच का क्या फॉर्मूला आता है, यहां देख लो, pKw प्लस pKa माइनस pKb डिवाइडेड बाई 2। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है, इस सॉल्ट की कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है सॉल्यूशन का पीएच, केवल सॉल्ट आपके पास जिससे बना है वीक एसिड और वीक बेस से, उसके पीके और पीकेबी की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। तो ये कितना हो गया बेटा 14, ये कितना हो गया 4.74, ये कितना हो गया 4.74, 4.74 माइनस 4.74 0, 14 डिवाइडेड बाई 2। इस सॉल्यूशन का पीएच भी अपने पास कितना 7, और अगर पीएच 7 है तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻7 मोलर। अब ये सब हटा देता हूं। अब बेसिकली यहां पे NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट सॉल्यूशन है, इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मैं इसको सिंपली इस तरीके से भी बना सकता हूं, ये प्लैटिनम है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे H+ आयन है, H+ आयन है, हाइड्रोजन गैस है, प्लैटिनम है। क्या इसका प्रेशर अपने पास 0.2 atm है, ये 20 atm है, सब क्वेश्चन में दे रखा है। 10⁻⁻7 मोलर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, 10⁻⁻7 मोलर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैथोड में भी है। ये IUPAC नोटेशन दे रखा है सेल का। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कैथोड एनोड अपने पास सेम है, तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, दिस वैल्यू विल बी व्हाट, 0। अब केवल आपको एन और क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सेल रिएक्शन बनाना पड़ेगा। कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें इक्वेशन अपने पास एक ही होता है, H2 से H+ या H+ से H2। रिडक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H+ से H2। +2 इलेक्ट्रॉन। और एनोड में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या करना पड़ेगा, H2 गैस से क्या बनेगा, 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2, दोनों को ऐड कर दो तो ये अपने पास हाइड्रोजन गैस एनोड +2H+ कैथोड, इससे क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस कैथोड, और +2H+ ये हो गया अपने पास एनोड। रिएक्शन क्वेश्चन क्यू की वैल्यू क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कैथोड में ⁻1 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन गैस का जो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन एनोड में और उसका स्क्वायर करना है। एनोड में क्या स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर एनोड का, और एनोड में क्या प्रेशर है, 20 ⁻1, और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आयन कैथोड में, और कैथोड में अपने पास क्या है, सेम ही है 10⁻⁻7, और इसका भी स्क्वायर करना है। तो ये कट हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 1/100। एन की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू पता है, ई नॉट सेल आपको पता है, तो बताइए ई सेल कितना हो जाएगा, 0 - 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई log 1/100। 1/100 को क्या लिखेंगे, 10⁻²। log 10⁻² कितना हो जाएगा, -2। तो ई सेल अपने पास कितना आ गया, 0.059। आपको आंसर क्या देना है, ई सेल मल्टीप्लाइड बाई 1000 विच इज विल 0.059 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कितना हो जाएगा, 59। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना हो गया, 59। सेल नोटेशन जो आपको दे रखा था, इस सेल नोटेशन के लिए ई सेल की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। केवल नर्स्ट इक्वेशन आपको अप्लाई करना है। नर्स्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड और एनोड दोनों का एसआरपी आपको गिवन होता है, और अगर मान लीजिए कि कैथोड और एनोड दोनों ही अपने पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो एसआरपी है वो आपको दिया हुआ नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी कितना कंसिडर किया जाता है, 0। दूसरा, एन और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सेल रिएक्शन लिखने के बाद क्यू की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, एन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ई सेल बहुत इजीली आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ऐसे देखने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इजीली सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस करेक्ट मेजर प्रोडक्ट इज मेंशन्ड। तो ये तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, और 4 रिएक्शन आपको दे रखी है। आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे मेजर प्रोडक्ट सही दे रखा है। सारी रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगे, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने पे। रिएक्शंस अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के लिए दे रखी है। तो ये रिएक्शंस अपने पास मोस्टली कौन सी होगी, SN2TH रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शंस है, इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन में सही प्रोडक्ट है। ये एस्टर है। एस्टर क्या होता है बेटा, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2TH। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है। एस्टर में लीविंग ग्रुप कौन होता है, ये जो अल्कोक्साइड आयन होता है ना, ये लीविंग ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपको क्या दे रखा है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और इन एसिडिक मीडियम में SN2 रिएक्शन फास्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर है, ये H+ को डोनेट कर जाएगा, तो जो एसिड डेरिवेटिव है ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। 1 2 3 4। और इधर क्या आ जाएगा, O- प्रोटॉन हटा लो तो यहाँ से OH आ जाएगा, इधर OCH3 लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो आंसर है वो करेक्ट दे रखा है, OCH3 न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और बाकी ये जो एसिड डेरिवेटिव है एस्टर, ये ब्रेक डाउन होकर इधर OH आ जाएगा। सेकंड देखो,
सेकंड में आपको सैलिसिलिक एसिड दे रखा है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाइए एसिडिक मीडियम में, तो ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो तो आप बहुत इजीली बना दोगे, और जो प्रोडक्ट आपको दे रखा है आइडेंटिफाई कर लोगे कि करेक्ट मेजर प्रोडक्ट है या नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसकी एक खास बात और है। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, एस्पिरिन, और एस्पिरिन बेसिकली क्या होता है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फीवर को रिड्यूस करने में काम आता है। सैलिसिलिक एसिड किसको बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को। रिएक्शन किससे कर रहा है, एसिड डेरिवेटिव से। तो ये क्लियर हो गया बेटा कि एसिड डेरिवेटिव में अपने पास क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है, और एसिड डेरिवेटिव अपने पास कौन है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। एसिडिक मीडियम में SN2TH रिएक्शन फास्ट होता है। इधर क्या खोजना पड़ेगा आपको, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उधर एसिड डेरिवेटिव में अपने पास लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। OH ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है बहुत अच्छा। इधर से ऑक्सीजन का लोन पेयर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होगा, रेजोनेंस में बिजी है वो। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना, ये बाद में प्रोटॉन लॉस तो होना ही है। तो ऐसा करता हूँ कि अभी से प्रोटॉन लॉस करवा के न्यूट्रल प्रोडक्ट बना देता हूँ, प्लस CH3COO माइनस, उसके ऊपर वाटर से H+ आ जाएगा, तो CH3COOH मेजर प्रोडक्ट आपको सही दे रखा है। और ये जो प्रोडक्ट अपने पास एसिटिल बेंजोइक एसिड, ये क्या होता है बेटा, एस्पिरिन। तो सेकंड ऑप्शन में भी करेक्ट मेजर प्रोडक्ट है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में आपको क्या दे रखा है, एस्टर का बेसिक मीडियम में रिएक्शन करना है। तो एस्टर का बेसिक मीडियम है, केवल OH माइनस दे रखा है, दैट मीन्स OH माइनस H2O। H2O के साथ रिएक्शन करना है बेसिक मीडियम में, एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट आपको पता है, इवन आपको मैकेनिज्म भी पता है। एसिड डेरिवेटिव की सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होता है, SN2TH। OH माइनस H2O बेसिक मीडियम है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इधर अपने पास एसिड डेरिवेटिव में लीविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पे, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इसीलिए कार्बोनिल कार्बन पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद जो वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वो ब्रेक होगा। ऐसा करने से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो अपने पास अल्कोक्साइड आयन लीविंग ग्रुप है, इस अल्कोक्साइड आयन में ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये कायरल है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दे रखा है। तो नोट करने वाली बात केवल इतनी है कि ये जो पर्टिकुलर अल्कोक्साइड आयन का कायरल कार्बन है, यहाँ पे अटैक नहीं है, और यहाँ पे अटैक नहीं है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया है, और अगर कार्बोनिल कार्बन पे कोई कॉन्फ़िगरेशन होती तो वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो लिविंग ग्रुप है जहाँ पे अटैक नहीं हुआ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या बन गया, CH3COOH बेसिक मीडियम है, तो एसिडिक प्रोटॉन को वो खा जाएगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन आपको दिखेगा, और ये लीविंग ग्रुप आपने लीव करवा दिया। इसके बाद आपने क्या किया, H+ करने से वापस से क्या हो जाएगा, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोक्साइड आयन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो थर्ड रिएक्शन में भी मेजर प्रोडक्ट सही दे रखा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों रिएक्शंस में मेजर प्रोडक्ट अभी तक सही है। फोर्थ रिएक्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाई है। तो एसिड प्लस अल्कोहल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एस्टर। मैकेनिज्म कौन सा होता है, SN2TH। एस्टर प्रोडक्ट ही बना के दे रखा है। PH C+OH प्लस CH3H CH3OH O18। CH3 है तो कायरल कार्बन तो है नहीं, तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन पे तो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होगा नहीं। एसिडिक मीडियम है, H2SO4। तो ये तो क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल हो गया। और एसिड या एसिड डेरिवेटिव दोनों अपने पास क्या होता है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN2TH रिएक्शन होगा। SN2TH रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एस्टर। अब एस्टर पे आपको बस ये नोटिस करना है कि ये जो O18 वाला लेबल है, ये ऑक्सीजन एटम एस्टर में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा।
या फिर कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल में चला जाएगा। तो आपको इसका पूरा मैकेनिज्म पता है, नॉर्मली बता देता हूँ बेटा। ये अल्कोहल जब आप उसको H+ की प्रेजेंस में हीट करते हो तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन होता है ना, ये अपने पास कंडेंसेशन में चला जाता है और अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है एस्टर में प्रेजेंट होता है। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर O18 का लेबल है, मतलब ये ऑक्सीजन एटम एस्टर में प्रेजेंट होगा। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, ये एस्टर बनेगा। अब ये एस्टर आपको दे रखा है क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली यही एस्टर दे रखा है। जो अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन एटम फाइनली एस्टर में प्रेजेंट है। तो यही आपको दे रखा है। टोटल 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में करेक्ट मेजर प्रोडक्ट आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे थे 1 2 3 4, चारों ऑप्शन यहाँ पे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन काफी लंबा था ये, वैसे इजी है, सारी रिएक्शंस आपको ऑलमोस्ट पता ही है। ORM1 में ये सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं बोल सकते क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इनको सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, अमीनो एसिड दे रखा है और इस अमीनो एसिड के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या करना है, पीएच कैलकुलेट करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, पीआई, पीएच एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये तो इजी है बेटा, जो भी अमीनो एसिड होता है इसमें आपको क्या करना होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो कैटाइनिक फॉर्म है और जो एनाइनिक फॉर्म है वो बेसिकली इक्वल प्रेजेंट होती है। तो जो नेट माइग्रेशन है कैथोड और एनोड की तरफ वो बेसिकली 0 होता है। तो जहां से अपने पास अमीनो एसिड का कैटाइनिक फॉर्म और एनाइनिक फॉर्म बन जाए ना, इनमें इन्वॉल्व जो अपने पास H+ का लूज होगा या H+ आप गेन करोगे, उस पीके वैल्यू का एवरेज अपने पास पीआई होता है। पीके वैल्यू का एवरेज पीआई होता है। एवरेज मतलब दोनों पीके वैल्यू का सम करना है और 2 का डिवाइड करना है। लेकिन कौन सी पीके वैल्यूज होती हैं, कई बार कैसा आता है कि pK1 + pK2 डिवाइडेड बाई 2, कई बार ऐसा आता है कि pK2 + pK3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूट्रल अमीनो एसिड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इसने H+ लूज किया होगा तब जाके ये न्यूट्रल अमीनो एसिड बना होगा। तो इधर क्या प्रेजेंट हो सकता है बेटा, कैटाइनिक फॉर्म हो सकता है, और इधर अपने पास क्या हो सकता है, एनाइनिक फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी अमीनो एसिड अगर आपको दे रखा है तो उस अमीनो एसिड में आपको नोटिस करना है कि सारा H+ आप बारी बारी से लूज करते जाओ। पीके की वैल्यू इंडिकेटेड है तो उससे आप किस तरीके से H+ लूज करोगे कि जिसका पीके का वैल्यू सबसे कम होगा वहां से निकलने वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो जहां पीके की वैल्यू सबसे कम है वहीं से H+ लूज करवाने के बाद अमीनो एसिड की नेक्स्ट फॉर्म बनाओ, फिर नेक्स्ट फॉर्म बनाओ, फिर नेक्स्ट फॉर्म बनाओ, इस तरीके से चलते रहो। जहां पे भी आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड दिखाई देता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड दिखाई देता है मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव या तो इक्वली प्रेजेंट हो या कोई पॉजिटिव नेगेटिव हो ही ना, जहां पर भी न्यूट्रल अमीनो एसिड दिखाई देता है, इससे अगली स्टेप का जो पीके है और इससे जो पिछली वाली स्टेप का जो पीके है, इन दोनों का एवरेज आप ले लो। एवरेज लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यही जो वैल्यू आएगी वही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे पीएच होगा, मतलब पीआई की वैल्यू होगी। तो ये जो आपको अमीनो एसिड दे रखा है ये कुछ ऐसा है, कुछ कार्बन की चेन है। यहाँ पे पीके का वैल्यू है 10.79, यहाँ पे कितना है 8.95, यहाँ पे कितना है 2.18। तो ये अपने पास कैटाइनिक फॉर्म है। H+ आप लूज करोगे, पीके की वैल्यू सबसे कम है तो यहीं से H+ लूज होगा, यही हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके बाद देखो आप 8.95 10.79, तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि पीके की वैल्यू क्या है, कम है। H+ आपने लूज कर दिया, फिर H+ यही लूज हो सकता है। ये कौन सी फॉर्म है, एनाइनिक फॉर्म है। ये न्यूट्रल हो गया, आप देख लो। और ये अपने पास कौन सा फॉर्म है, कैटाइनिक फॉर्म है। कैटाइनिक फॉर्म और एनाइनिक फॉर्म की जो कॉन्सेंट्रेशन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर वो इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व जो भी अपने पास पीके है
यहाँ पे pKa2 था, यहाँ पे pKa3 इन्वॉल्व था, इन दोनों का एवरेज लेके आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो pH है वो कैलकुलेट करना है। लेट अस से कि वो pH अपने पास कितना x है, तो x-1 आपको आंसर देना है। तो कितना हो गया, pKa2 प्लस pKa3 10.79 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 9.87 और 9.87 माइनस 1 ये आंसर आपको करना है, तो 8.87 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन भी इजीली आपने सॉल्व कर लिया। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और इसके लिए आपको एक अमीनो एसिड का सॉल्यूशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड फिनॉल। टोटल 4 रिएक्शंस आपको दे रखी है, आइडेंटिफाई करना है कि कितनी रिएक्शंस में फिनॉल आपको मिलेगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले आप फिनॉल का प्रिपरेशन ही देखते हो और फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए ही ये सारी रिएक्शंस अपने पास है। क्लोरोबेंजीन है, अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से होता है, तो अगर NaOH एक्वस आपको दे रखा है तो नो प्रोडक्ट आने चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, NaOH के साथ रिएक्शन किया है 300 ATM पे और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे। हाई टेम्परेचर ही आप यहाँ पर देख लो, ये बेसिकली 300 ATM नहीं होगा मेरे हिसाब से, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वैल्यू होगी। तो अराइल हैलाइड में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने में प्रॉब्लम क्या आता है, अराइल हैलाइड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, लीविंग ग्रुप बहुत मुश्किल से लीव करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर आप हाई टेम्परेचर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो फिर आप इस एनर्जी को प्रोवाइड करवा सकते हो, जिससे कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी ब्रेक हो सकता है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो H माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप Cl को हटा देगा, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, फिनॉल। अगेन देखो फिनॉल नहीं है, बेसिक मीडियम है और फिनॉल में एसिडिक प्रोटोन है, तो बेसिक मीडियम में OH माइनस इस एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा तो क्या मिलेगा आपको, फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। इसीलिए आपको सेकंड स्टेप भी दे रखा है कि आपको फिर उसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिनॉक्साइड आयन H+ आयन को रिमूव कर लेगा, तब जाके आपको फिनॉल मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या है, एनालीन है, एनालीन का डाइएज़ोटाइजेशन किया है, उसके बाद H2O के साथ वार्मिंग करनी है, तो यहाँ पे तो पक्का फिनॉल मिलेगा। एनालीन का डाइएज़ोटाइजेशन करना है, NaNO2 प्लस HCl, ये क्या बना देता है बेटा, डाइएज़ोनियम सॉल्ट विच इज स्टेबल अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में डाइएज़ोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, H2O के साथ रिएक्शन किया है, वार्म कर दिया, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अपने पास टेम्परेचर है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। डाइएज़ोनियम सॉल्ट यहाँ से डिसोशिएट होगा, बेस्ट लीविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, फिनॉल। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन आप देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है कि बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से करवानी है। ओलियम इज व्हाट, H2S2O7, तो ओलियम से रिएक्शन करवाने के बाद SO3 इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलता है, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन आपने किससे करवाया, ओलियम से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मिल गया फर्स्ट स्टेप के बाद। इसके बाद बेसिक मीडियम में हीट करना है, तो ये भी आपको बता रखा है कि अगर आप इसे बेसिक मीडियम में हीट करोगे तो यहां से प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, फिनॉल। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ में आप देखो, फोर्थ अपने आप ही लग जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगेन क्लोरोबेंजीन में आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो, वो भी कब, 1 ATM और 298 मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो बिल्कुल एकदम रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर प्रेशर पे आप NaOH की रिएक्शन, एक्वस NaOH की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करवाना चाहते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करके और लिविंग ग्रुप Cl को हटा देगा, फिनॉल प्रोडक्ट बना देगा, तो बिल्कुल ही गलत है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से होता है, बहुत हाई टेम्परेचर अप्लाई करोगे तब जाके OH माइनस यहाँ से Cl को रिप्लेस करके फिनॉल बना सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, फिनॉल आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इतना आंसर अपने पास क्या हो गया, 3।
पहली 3 रिएक्शन से फिनॉल मिल सकता है, 4th रिएक्शन से फिनॉल आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेटलर्जी से रिलेटेड है बेटा ये। अब इसके सारे क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोटल 7 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। टोटल 7 स्टेटमेंट में से कितने करेक्ट हैं, सारे मेटलर्जी से रिलेटेड हैं। अब इन सारे स्टेटमेंट को मैं लिखने वाला नहीं हूं, जल्दी से बता देता हूं। वैसे आप सब चेक कर लेना इसको एक बार थ्योरी में भी। CO2 प्लस कार्बन, CO2 का कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में आप देखो, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम CuFeS2 CaSiO3 इज मेन स्लैग। कैल्शियम सिलिकेट मेन स्लैग होता है, बिल्कुल गलत है। CuFeS2 में FeO अपने पास प्रेजेंट होता है, तो FeO की रिएक्शन SiO2 के साथ करेंगे तो FeSiO3 ये अपने पास मेन स्लैग होता है। सेकंड इनकरेक्ट हो गया। रोस्टिंग ऑफ हेमेटाइट ओर इज नॉट डन सिंस इट इज अ सल्फाइड ओर, बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी कि सल्फाइड ओर का ही रोस्टिंग किया जाता है, बाकी और है उनकी भी रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग का केवल ये फायदा नहीं है कि SO2 गैस या सल्फाइड ओर में से सल्फर का ऑक्सीडेशन होने के बाद SO2 रिलीज हो जाएगा। रोस्टिंग के और कोई फायदा है। जैसे अगर मान लीजिए कि और में अगर अपने पास वाटर प्रेजेंट है, तो रोस्टिंग करने से, हाई टेम्परेचर पे हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल ड्राई और पार्टिकल आपको मिलेंगे। कार्बोनेट प्रेजेंट है तो कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो वहाँ से क्या होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, केवल मेटल ऑक्साइड आपके पास होगा। बहुत सारे फायदे रोस्टिंग के। तो ऐसा नहीं है कि केवल सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है, हेमेटाइट ओर मतलब कि ऑक्साइड ओर का भी रोस्टिंग किया जाता है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में आपने पढ़ा है कि हेमेटाइट ओर को सबसे पहले रोस्ट ही किया जाता है, उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में इंसर्ट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। कॉपर का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो CuSO4 प्लस H2 गैस बनेगा, बिल्कुल इनकरेक्ट है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। कॉपर अपने पास H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। लेकिन H2SO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2 का ऑक्सीडेशन करवा के H2O बना देगा। H2O यहाँ से निकलता है, H2 गैस नहीं निकलती है। फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। रॉट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड, बिल्कुल गलत है। आयरन को तो वेल्ड किया ही जा सकता है, चाहे रॉट आयरन हो चाहे पिग आयरन हो। वैसे एक दिक्कत आती है, कास्ट आयरन या पिग आयरन, इन सब में कार्बन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको वेल्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन रॉट आयरन में तो कार्बन का परसेंटेज भी अपने पास बहुत ही कम होता है। ड्यू टू नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज रेज्ड, बिल्कुल गलत है बेटा। इम्प्योरिटीज की वजह से तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट नंबर 7 है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट O2 माइनस इज एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी गलत हो गया। कॉपर पाइराइट में कॉपर के एक्सट्रैक्शन में सेल्फ रिडक्शन होता है। लास्ट स्टेप क्या होती है, CuS प्लस Cu2O, सेल्फ रिडक्शन होने के बाद कॉपर सॉलिड बनता है, SO2 बनता है। तो ये क्या बोल रहा है कि O2 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल गलत है बेटा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है, और खुद रिड्यूस होता है तो ये फर्दर रिड्यूस तो हो ही नहीं सकता। O की जो नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सबसे ज्यादा, वो कितनी होती है, -2। O -3 में तो जा नहीं सकता, तो O2 माइनस फर्दर रिड्यूस तो नहीं हो सकता। खुद रिड्यूस नहीं होगा तो सामने वाले को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो O2 माइनस इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर। तो स्टेटमेंट नंबर 7 भी इनकरेक्ट है। टोटल 7 स्टेटमेंट है, इसमें से केवल पहला स्टेटमेंट सही था, रेस्ट 6 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है। फॉर द कॉम्प्लेक्स COCl3.4NH3 if total number of ions present in aqueous solution is X and total number of isomers possible that is equal to Y, what is the value of X plus Y? तो ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी आपको इजी दे रखा है। एक्वस सॉल्यूशन में फर्निश कितने आयंस हो रहे हैं, X, और जो भी कॉम्प्लेक्स उसके टोटल आइसोमर कितने हैं, Y। X प्लस Y की वैल्यू निकालनी है। COCl3.4NH3 कॉबल्ट 3 प्लस में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 6। तो CONH3 होल 4Cl2Cl, ये हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, NH3 और Cl2 दोनों ही अपने पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो टोटल 6 लिगेंड आपको यूज करने पड़ेंगे, तभी जाके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6।
एक्वस सॉल्यूशन अगर आप इसका बनाओगे तो CO NH3 4Cl2 प्लस और प्लस Cl माइनस, कितने आयंस अपने पास बन जाएंगे? 2। Y की वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, इसके आइसोमर। अब आइसोमर आपसे पूछे, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टीरियो प्लस स्ट्रक्चरल दोनों आपको देखना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के बन नहीं सकते क्योंकि कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जिससे कि लिगेंड आइसोमेरिज्म शो हो पाए या फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो हो पाए। किसी भी टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ से शो नहीं हो सकता, तो स्टीरियो पे जाना पड़ेगा। स्टीरियो में अपने पास ये किसका एग्जांपल है? MA4B2। तो B और B ऑपोजिट हो सकते हैं, B और B सेम साइड हो सकते हैं। टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं, और MA4B2 में तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बनना स्टार्ट भी नहीं होती है। तो दो जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है सिस और ट्रांस, वो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं? 0 है। ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर कितने हैं? 2 है। या टोटल स्टीरियो आइसोमर वो कितने हैं? 2 है। तो 2 + 2 ये कितना हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 6, और इसका आंसर अपने पास कितना हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज 0.3। गोल्ड नंबर सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री में आपने कोलोइडल सॉल्व पढ़ा होगा। कोलोइडल सॉल्व में अगर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर मिक्स कर देते हैं तो उसकी वजह से सॉल्व का कोगुलेशन होता है, और कोगुलेशन के बाद ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ये बर्बाद हो जाता है। तो आप क्या करते हो? गोल्ड नंबर एक डेफिनेशन यहाँ पे आती है। गोल्ड नंबर किसके लिए आती है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्व के लिए, कि कोलोइडल सॉल्व को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप यहाँ पे लायोफिलिक सॉल्व का यूज़ कर सकते हो, या और भी कुछ अपने पास एजेंट होते हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं जिससे कि कोलोइडल सॉल्व को प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रोटेक्ट किससे करना है कि अगर आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो तो यूज़ करने से क्या होगा? कोलोइडल सॉल्व का कोगुलेशन होना चाहिए, और आपको यही कोगुलेशन प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए लायोफिलिक सॉल्व, दैट मीन्स प्रोटेक्टिव कोलोइड का कितना मिलीग्राम आप यूज़ करते हो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। लेकिन इतना इजी नहीं है। गोल्ड नंबर को डिफाइन बहुत अच्छे से किया जाता है। देख लो आप, डिफाइन करने का तरीका आप देखो कि स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व होता है अपने पास। गोल्ड सॉल्व के लिए ही ये वैल्यू आप डिफाइन करोगे। स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व होता है, ये कितना होता है बेटा? 10 ml होता है, रेड कलर का होता है बेटा ये। अब आप इसमें क्या करोगे? 1 ml ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम आपके पास बेसिकली परसेंटेज में इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखा है NaCl सॉल्यूशन। तो साफ साफ आपको क्या लग रहा है कि जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करोगे गोल्ड सॉल्व में, तो गोल्ड सॉल्व का क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा, कोगुलेशन होगा, और कोगुलेशन होने के बाद इसका जो कलर है रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या करना है कि जब आप इसमें ये ऐड कर रहे हो तो आपको कोगुलेशन नहीं होने देना है। नहीं होने देना है, इसके लिए प्रोटेक्टिव एजेंट आपको यूज करना पड़ेगा। और प्रोटेक्टिव एजेंट आपको कितना यूज करना पड़ेगा? मिलीग्राम में। तो यहां पे मिलीग्राम में कितना प्रोटेक्टिव एजेंट आपको यूज करना पड़े ताकि रेड से ब्लू कलर आपको ना दिखाई दे, मतलब कि गोल्ड सोल का प्रेसिपिटेशन ना हो। इसी पर्टिकुलर वैल्यू को, इसी पर्टिकुलर मिलीग्राम में जो वैल्यू है प्रोटेक्टिव कॉलॉइड की, इसको क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। पर 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड करने से जो प्रेसिपिटेशन होना चाहता है, इसी प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, लायोफिलिक कॉलॉइड का कितना मिलीग्राम आप यूज करो, दैट मिलीग्राम वैल्यू इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। अब इसमें पूरा आपको क्या दे रखा है? गोल्ड नंबर कितना है? 0.3। एक मिनट, गोल्ड नंबर का फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूं। मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड यूज्ड, मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड used for 10 ml of gold sol or for preventing precipitation of 10 ml of standard gold sol। तो लेट अस से कि मेरे पास टोटल V वॉल्यूम है गोल्ड सोल का, तो V वॉल्यूम का डिवाइड करने से यहाँ पर मेरे पास मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कॉलॉइड पर ml आ जाएगा, जबकि मुझे कैसा निकालना है? पर 10 ml, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अपने पास गोल्ड नंबर का डेफिनेशन हो गया, और गोल्ड नंबर का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 0.3 मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। लेट अस से कि x मिलीग्राम आपको यूज करना है। अब आगे देखो, गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज 0.3, कैलकुलेट वेट इन मिलीग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन।
फॉर 100 ml ऑफ गोल्ड सोल, हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर दे रखा है और हीमोग्लोबिन से ही हम गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। कैलकुलेट वेट इन मिलीग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर 100 ml ऑफ गोल्ड सोल। 100 ml दे रखा है, 10 ml नहीं दे रखा है। सो दैट गोल्ड सोल्ड इज कोगुलेटेड बाय 10 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। 10 ml में कितना NaCl सॉल्यूशन यूज करते हैं? 1 ml। तो 100 ml अगर गोल्ड सॉल्यूशन आपको दे रखा है तो आप इसमें कितना NaCl सॉल्यूशन यूज करोगे? 10 ml। तो इतनी डेफिनेशन तक तो ये करेक्ट है। अब बाकी आपको क्या करना है? हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर निकालना है। तो 100 ml को बचाने के लिए कितना आपको मिलीग्राम रिक्वायर्ड होगा? 10 ml को बचाने के लिए, 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए 0.3 मिलीग्राम अगर रिक्वायर्ड है, तो 100 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड विल बी रिक्वायर्ड, दैट मीन्स 3 ग्राम विल बी रिक्वायर्ड। तो आंसर तो आ गया 3 ग्राम। फॉर्मूले से कैसे आएगा? 100 ml दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो x इन मिलीग्राम अपने पास कितना हो जाएगा? 3 मिलीग्राम। तो 3 milligram of the hemoglobin will be required to protect this particular gold sol of 100 ml। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। इन हाउ मेनी ऑफ द रिएक्शंस एल्केन विल बी ऑब्जर्व्ड एज वन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट? टोटल 4 रिएक्शन दे रखी है और चारों रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन में एल्केन आपको मिलेगा। तो बहुत लास्ट में आपको 2 लेक्चर बताए थे मैंने एल्केन के लिए, और एल्केन के लिए, एल्केन की प्रिपरेशन में ये सारे के सारे ऑप्शंस इजी से है। पहला क्या है? CH3CH2OH। अल्कोहल का रिएक्शन किससे किया है? रेड पी प्लस HI। तो बता ही रखा है कि रेड पी प्लस HI बहुत ही खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। और ये रिड्यूसिंग एजेंट की खास बात क्या है बेटा? कि ये हर टाइप के फंक्शनल ग्रुप को या हर टाइप के ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, ऐसा नहीं है कि मिनिमम अल्कोहल तक लेके जाता है। जैसे मान लो ऐसा है ना कुछ, LiLH4 क्या करेगा? LiLH4 इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है बेटा? पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम लगा लो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक है ना। फाइनल प्रोडक्ट में भी अपने पास ऑक्सीजन एटम रहेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एल्डिहाइड से आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। लेकिन बेटा रेड पी प्लस HI की क्या खास बात होती है कि ये अल्कोहल तक पहुंचाने के बाद उसका भी फर्दर रिडक्शन करता है और ऑक्सीजन एटम को कंप्लीटली रिमूव कर देता है। कंप्लीटली रिमूव करने के बाद ये हाइड्रोजन एटम ही ऐड कर सकता है बेटा। तो आपको ये फाइनली आपको क्या प्रोडक्ट देता है? एल्केन। हर किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को ये एल्केन तक रिड्यूस कर सकता है। तो पहला तो सही है। सेकंड आ जाओ, CH3Cl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये भी इसका रिडक्शन करेगा तो क्या मिलेगा? एल्केन आपको CH4 मिलेगा। मैकेनिज्म क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एंड लीविंग ग्रुप हैलाइड आयन विल लीव। तो क्या बन गया? CH4, एल्केन बन गया। अगला अपने पास क्या है? कीटोन है। कीटोन की रिएक्शन आपको करनी है ग्लाइकोल टाइप। इसको क्या बोल सकते हैं? थायोग्लाइकोल आप बोल सकते हो। एसिडिक मीडियम भी दिया जाना चाहिए और उसके बाद आप इसका रिडक्शन करोगे राने निकल। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देख लेते हैं कि यहां पे एल्केन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। पहला स्टेप आप देखो यहां पे क्या होगा। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं तो क्या बनता है? अगर सिंगल अल्कोहल से करवाते हैं तो क्या बनता है? हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है। और अगर डबल अल्कोहल से करवाते हैं तो 2 टाइम या 2 टाइम्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और उसके बाद क्या बनता है? एसिटल बनता है या कीटल बनता है। और इससे क्या यूज करते हैं हम? जो भी अपने पास कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड हो, इसके प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ये पर्टिकुलर रिएक्शन। तो फिलहाल अपने पास एक ही अपने पास अल्कोहल है जिसमें दोनों तरफ SH ग्रुप लगा हुआ है। तो दोनों तरफ SH ग्रुप लगा हुआ है, पूरी मैकेनिज्म ही बता देता हूं। तो बेसिकली एक ही अल्कोहल की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होगी क्योंकि उसी में अपने पास दोनों तरफ SH ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 टाइम्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद कीटोन है तो कीटोन से क्या बनेगा? कीटल टाइप, या उसको और क्या बोल सकते हैं? सल्फर है तो थायोकीटल बोल सकते हैं। प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा अपना। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। एसिडिक मीडियम है,
तो सबसे पहले तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे H प्लस अटैच हो जाता है, जिससे कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड होने के बाद यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो गया, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करता है। सबको पता है कि SN2TH रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों ही एसिडिक मीडियम में फास्ट होती है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। ठीक है, यहां से प्रोटॉन लॉस हो जाएगा, तो वन टाइम एडिशन का फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया। उसके बाद अगेन एसिडिक मीडियम यहां पे अटैक करेगा, एसिडिक मीडियम में OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस में। OH2 प्लस इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो सेकेंड टाइम इसी पर्टिकुलर थायो अल्कोहल से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो 2 टाइम्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद 2 टाइम्स जब एडिशन होता है तो क्या मिलता है, एसिटल या कीटल मिलता है। यहाँ पे कीटोन से आपको क्या मिलेगा, कीटल मिलेगा। और अल्कोहल नहीं था, थायो अल्कोहल था, तो उसको क्या बोल सकते हैं, थायो कीटल। तो ये अपने पास थायो कीटल मिल गया। इसके बाद आपको हाइड्रोजनेशन करना है, तो कार्बन सल्फर बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजनेशन होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया, और वापस से ये थायो अल्कोहल मिल गया, और इधर से क्या मिल गया, एल्केन। ये अल्कोहल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी ऐसा है जहां से एल्केन एज अ प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। अब ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 को आप देखिए, अल्काइल क्लोराइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, जिसकी रिएक्शन आपको Li से करनी है, कॉपर आयोडाइड से करनी है, और उसके बाद CS3Cl से करनी है। आइडेंटिफाई करना है कि एल्केन मिलेगा या नहीं। तो ये भी आपको याद आ रहा है, कोरी हाउस सिंथेसिस में यही तीनों पर्टिकुलर रिएजेंट होते हैं। पूरा मैकेनिज्म भी बता ही देता हूं एक बार। कोरी हाउस सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन के प्रिपरेशन में, क्योंकि टोटल 6 to 7 रिएक्शंस आप पढ़ते हैं एल्केन के प्रिपरेशन में, जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड होता है या अराइल हैलाइड होता है। और रिएक्शन किससे करते हैं, किसी मेटल से, जैसे कि कॉपर से कर दिया, Ag से कर दिया, सोडियम से कर दिया, जिंक से कर दिया। और इन रिएक्शंस का नाम क्या होता है, जैसे कि फ्रैंकलिन रिएजेंट हो सकता है, या फिर वुड्स रिएक्शन हो सकता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो सकता है, फिटिक रिएक्शन हो सकता है। इन सब में एक खास बात थी कि सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर होता है। लेकिन अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन यूज किया जाता है। और कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन के जो रिएजेंट है ना, वो एग्जैक्टली यही है जो इस क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 4 अल्काइल हैलाइड है। ये पहला रिएक्शन आप किससे करते हो, लिथियम से, फिर उसके बाद कॉपर आयोडाइड से, और उसके बाद अनदर अल्काइल हैलाइड से। तो दिस अल्काइल हैलाइड एंड दिस अल्काइल हैलाइड विल कंबाइन टू गिव अनसिमेट्रिकल एल्केन। लिथियम से आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा बेटा, लिथियम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड Cl माइनस विल लीव, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा ये, प्लस LiCl। लिथियम के 2 मोल यूज होंगे। अब अगली रिएक्शन आप किससे कर रहे हो, कॉपर आयोडाइड से। तो कॉपर +1 है, आयोडीन माइनस है। ये इसके साथ रिएक्शन करके अल्काइल लिथियम क्यूपरेट ये बना लेता है। ये करता है ना RCl प्लस Li। इधर से ही बता देता हूं, नॉर्मली इतना बड़ा अल्काइल ग्रुप साथ में लेके नहीं चलेंगे। RCl प्लस Li से क्या बनता है, RLi प्लस LiCl। नाउ RLi ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन आप करते हैं कॉपर आयोडाइड से, तो क्या बनता है R2CuLi और प्लस LiI, दैट मीन्स लिथियम आयोडाइड। R2CuLi जो बना है इसको क्या बोलते हैं, गेलमन्स रिएजेंट। बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव, मेटल के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, R माइनस न्यूक्लियोफाइल ही मिल सकता है। बहुत अच्छा बेस होगा, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आप इसकी रिएक्शन किससे कर देते हो, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड से कर देते हो। तो अल्काइल हैलाइड में अपने पास ये हैलाइड आयन लिविंग ग्रुप है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, R माइनस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो फाइनल स्टेप में आपको एल्केन मिलता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन आप बना सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी फाइनल स्टेप में आपको क्या मिलेगा, पहले दोनों रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद
R2CuLi मिलता है, जहां से आपको क्या मिल सकता है, R माइनस न्यूक्लियोफाइल। और थर्ड स्टेप में CH3Cl से रिएक्शन करवाएंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा एंड दिस अनसिमेट्रिकल एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो टोटल 4 ऑप्शंस आपको दे रखे थे, सारे 4 ऑप्शंस में एल्केन का प्रिपरेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Which of the following oxy acid cannot be obtained as hydrolyzed product of corresponding interhalogen compound which have same oxidation number of underlined atom? इसका मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर ऑक्सी एसिड आपको दे रखे हैं हैलोजन के, और हैलोजन के ऑक्सी एसिड आपको कहाँ से मिलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस से। तो आपको यह पता करना है कि कौन सा ऑक्सी एसिड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस से आपको नहीं मिल सकता, और इंटर हैलोजन कंपाउंड और ऑक्सी एसिड दोनों में हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम होना चाहिए। तो वो तो वैसे भी आपको पता है, जैसे मान लो कि PCl5 होता है ना, बेसिकली अभी हैलोजन की बात नहीं है यहाँ पे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। PCl5 में फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो फॉस्फोरस और क्लोरीन में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट हैलाइड। और कोवलेंट हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है SN2, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है। तो जैसे मान लो कि ये बन गया और लीविंग ग्रुप Cl माइनस लीव कर गया, फिर क्या बनेगा, PCl4OH प्लस Cl माइनस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो हैलोजन एसिड आपको मिलता है। और यहाँ पे इस तरीके से 5 टाइम्स अटैक होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। सेकेंड टाइम अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इस पे 2 OH अनस्टेबल होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, POCl3 में। फर्दर यहाँ पे 3 टाइम्स वाटर और अटैक करेगा तो तीनों Cl को हटा के तीनों OH आ जाएंगे तो H3PO4 ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। हाइड्रोलिसिस में जो सेंट्रल एटम है वो तो ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और साइड में जो हैलोजन है वो हैलोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैलोजन एसिड, या उसको और क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन एटम किससे कनेक्टेड होता है, ऑक्सीजन से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। तो सेंट्रल एटम तो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सी एसिड में। और ये जो ऑक्सी एसिड भी ऐसा होता है जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, हैलोजन या कोवलेंट हैलाइड में भी अपने पास सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 था। तो एक कंक्लूजन यहाँ से और निकलता है कि सेंट्रल एटम का जो कोवलेंट हैलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एग्जैक्टली उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोलिसिस के बाद ऑक्सी एसिड प्रोडक्ट आपको मिलता है। सेंट्रल एटम का क्या बन जाता है, ऑक्सी एसिड, और साइड एटम का क्या बन जाता है, हाइड्रा एसिड। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड हुए, जैसे मान लो कि ये हुआ ClF3, तो ये क्लोरीन पे अटैक करेगा वाटर, क्योंकि यहीं पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, SN2 रिएक्शन होगा, 3 टाइम्स अटैक करेगा। क्लोरीन अपने पास किस में, +3 में, तो +3 में जो क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है वो क्या होगा, HClO2 क्लोरस एसिड, ये बन जाएगा, और साइड में जो फ्लोरीन है उसका हाइड्रा एसिड HF बन जाएगा। तो इस तरीके से इंटर हैलोजन कंपाउंड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो सेंट्रल में जो अपने पास हैलोजन है, इस हैलोजन से तो ऑक्सी एसिड आपको मिलेगा, और साइड में जो हैलोजन है वहां से क्या मिलेगा, हाइड्रा एसिड। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि कौन सा ऐसा ऑक्सी एसिड है जिसको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड से। देख लेते हैं, चारों ऑप्शन आप देख लो। पहला क्या दे रखा है, HOF। तो HOF को आप कभी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट नहीं बना सकते। उसका रीजन आपको पता है कि क्योंकि फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता बेटा। फ्लोरीन यहाँ पे -1 में ही प्रेजेंट है। फ्लोरीन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है, +1 तो हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है ये। तो जैसे मान लो कुछ भी हुआ, IF आपने लिखा, अब IF का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, ये वाटर इधर अटैक करेगा तो इससे क्या मिलेगा, ऑक्सी एसिड मिलेगा, और इधर से क्या मिलेगा, हाइड्रा एसिड मिलेगा, HF मिलेगा। HOF कभी भी आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से नहीं मिल सकता। सेकंड क्या है, HiO3, ये बना सकते हैं। I किस में, +5 में, तो IF5 का आप हाइड्रोलिसिस कर दो, I से क्या मिल जाएगा, HiO3 मिल जाएगा, और F किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रा एसिड HF में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड क्या, HClO4,
क्लोरीन किस में +7 में, तो क्लोरीन का +7 में आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटर हैलोजन कंपाउंड देखना पड़ेगा। तो ClF7 ही हो सकता है बेटा, क्योंकि यहीं पे क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है। क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव होना ही चाहिए, क्योंकि जहां डेल्टा पॉजिटिव होगा वहीं तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल अटैक करने के बाद वही एटम ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट होता है, तो वाटर यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्सी एसिड में, जहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +7 ही होगा। और साइड में जो हैलोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रा एसिड में। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ClF7 डज नॉट एग्जिस्ट। 7 एटम है और क्लोरीन खुद ही बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे एटम के आसपास 7 फ्लोरीन एटम एडजस्ट नहीं होंगे। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ClF7 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और फोर्थ अपने पास कौन सा हो गया, HiO4। अगेन आयोडीन +7 में है, और आयोडीन का आपको ऑक्सी एसिड बनाना है, तो आयोडीन को सेंट्रल एटम रखना है। तो आयोडीन के साइड में क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि IF7 हो सकता है, ICl7 हो सकता है, या IBr7 हो सकता है। ICl7 IBr7 तो एग्जिस्ट नहीं करता, बड़ी मुश्किल से IF7 एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयोडीन। तो आयोडीन तो अपने पास किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सी एसिड में। आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो आयोडीन किस में चला जाएगा, +7 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसी ऑक्सी एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरीन विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रा एसिड HF। तो सेकंड और फोर्थ में जो आयोडीन अपने पास है ऑक्सीडेशन स्टेट में, एग्जैक्टली सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में इंटर हैलोजन कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से इनको प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट और थर्ड। यही पूछा है कि कौन से ऑक्सी एसिड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3। कॉम्प्लेक्सेस है या कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो AgNO3 अपने पास पानी में सॉल्युबल होता है। AgNO3 का जो सॉल्यूशन है, इन कंपाउंड के सॉल्यूशन में इंसर्ट करने से क्या होगा, Ag प्लस एक्वस विल रिमूव Cl माइनस एक्वस, और Cl माइनस अगर ये रिमूव कर पाएगा तो AgCl प्रेसिपिटेट आपको मिल सकता है। तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पे AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है, तो उसके लिए Cl माइनस अपने पास प्रेजेंट होना भी चाहिए। पहला क्या हो गया, COCl3 5NH3। अब आपको क्या लगा कि सर यहाँ पे Cl माइनस प्रेजेंट है, रुको अभी भाई देख लेते हैं कि Cl माइनस अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है या आयोनाइजेशन स्फीयर में है। अगर ये सारे Cl माइनस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो उस एक्वस सॉल्यूशन में कोई Cl माइनस आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ से Cl माइनस मिलने वाला है, क्योंकि इसकी शक्ल कैसी होगी, कोबाल्ट 3 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो ये 5 लिगेंड हो गए, ये 6 हो गया। एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन मिलेगा और 2 अपने पास Cl माइनस आयन मिलेंगे। नाउ these Cl minus aqueous will react with Ag plus aqueous to form AgCl precipitate। तो फर्स्ट तो हो गया बेटा। सेकंड आप आओ। सेकंड में क्या है, PeTCl4.2NH3। अब देखना, निकल पैलेडियम और प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। लेकिन अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्ट प्रोबेबली कौन सा आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड और टोटल 6 अवेलेबल है, तो बेटा इसकी शक्ल ही ऐसी होगी, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो कोई Cl माइनस आपको नहीं मिलेगा। Cl माइनस नहीं है तो Ag प्लस के साथ AgCl प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। अगला क्या है, कार्बोनाइट KCl.MgCl2.6H2। डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट का जब एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो सारे के सारे एनाइंस और कैटाइंस यहाँ पे सॉल्यूशन में अवेलेबल होंगे, और सभी कैटाइन और एनाइन का ये टेस्ट देता है। मतलब सॉल्यूशन में K प्लस प्रेजेंट होगा, Mg2 प्लस प्रेजेंट होगा, Cl माइनस प्रेजेंट होगा। Cl माइनस Ag प्लस के साथ कंबाइन होके व्हाइट PPT बना लेगा। और फोर्थ अपने पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अरे ये तो बहुत ईजी हो गया, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, Ag प्लस क्या करेगा, Cl माइनस को कंज्यूम कर लेगा, तो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन बनेगा। पानी अपने पास खूब प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल वाटर विल अटैक ऑन टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन। फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा,
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और Ag प्लस ने Cl माइनस को कंज्यूम करके AgCl PPT तो ऑलरेडी बना रखा था, तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी बेसिकली ये। AgCl PPT तो आपको मिलेगा ही सही। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन तीनों में AgCl का PPT, दैट मीन्स व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अब 11 में भी टोटल 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, मल्टीपल करेक्ट है। आइडेंटिफाई करना है कि कितना स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। तो पेपर तो काफ़ी लंबा है और पेपर मेरे को लग रहा है कि डिफिकल्ट ही है। सारे क्वेश्चंस में अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ रहा है सॉल्व करने के लिए। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड बीटा एमिशन बोथ डिक्रीजेस N/P रेशियो। देख लेता हूँ, वैसे ये गलत ही हो गया। के इलेक्ट्रॉन है मतलब, और बीटा एमिशन, तो बीटा पार्टिकल और के इलेक्ट्रॉन एक ही बात हो गई। एक में कैप्चर करना, एक में इमिट करना है। तो एक में अगर आप कैप्चर करोगे और दूसरे में इमिट करोगे तो दोनों पर्टिकुलर सिचुएशन में सेम फिनोमेना कैसे ऑब्जर्व हो सकता है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, लेट अस से कोई एलिमेंट है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, तो कितना हो गया N/P रेशियो। पहले कितना था बेटा, न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन 5, अब कितना हो गया, न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन 4। N/P रेशियो इंक्रीज हो गया। और बीटा इमिशन, इमिट करना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे N/P रेशियो कितना है, 5/5 1 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन अपने पास कितने हैं, 4 है, प्रोटॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो N/P रेशियो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। तो बीटा इमिशन से N/P रेशियो डिक्रीज होता है और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से N/P रेशियो इंक्रीज होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन अ गिवन एडसॉर्बेंट बिकम्स कांस्टेंट at high pressure because decrease in entropy is no longer compensated by decrease in enthalpy। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। कोई भी अपने पास एडसॉर्बेंट है, 11th क्वेश्चन है, ये सब आपको बता रखा है कि कोई भी एक मेटल सरफेस है जिसको आप क्या बोलते हो, एडसॉर्बेंट, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, गैस के मॉलिक्यूल। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है यहाँ पे एडसॉर्ब होते हैं। एड्सॉर्प्शन कौन सा होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है, दोनों ही एक्सोथर्मिक होते हैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में केवल फिजिकल इंटरेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं, इंटरेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं, तो बेसिकली वीक इंटरेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन एस्टेब्लिश तो हो रहा है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन तो अभी भी है, चाहे वीक बॉन्ड मतलब कि वीक इंटरेक्शन फोर्सेस ही क्यों ना हो। तो इस केस में भी अपने पास एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज होता है मतलब फिजियो एब्जॉर्प्शन भी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कैसा होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, केमिसॉर्प्शन, वो भी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, लेकिन स्लाइटली मोर एक्सोथर्मिक होता है केमिसॉर्प्शन और स्लाइटली लेस एक्सोथर्मिक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब इन्होंने क्या बोला है, amount of gas adsorbed on a given adsorbent becomes constant at high pressure। ये भी आपको पता है कि जितना ज़्यादा गैस यहाँ पे होगा, जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा इस सॉलिड सरफेस पे ये एड्सॉर्ब होगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आ जाएगा जिसके बाद गैस एड्सॉर्ब होना बंद हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उस समय पर एड्सॉर्प्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है ना, x/m का जो ग्राफ है वर्सेस p ऐसा ही आता है। एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू के बाद x/m की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। अब इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो गैस यहाँ पे एड्सॉर्ब हो रही है ना, तो गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, मतलब कि रिएक्शन कैसा, स्पॉन्टेनियस है। पहले तो आप ये बताओ कि ये स्पॉन्टेनियस कैसा है। गैस यहाँ पे एड्सॉर्ब हुआ तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। देख लेता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखना ध्यान से, गैस जब यहाँ पे एड्सॉर्ब होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इट कैन बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट कैन बी वीक बॉन्ड, डिपेंडिंग ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, नेगेटिव। आगे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। गैस के मॉलिक्यूल फ्री थे, गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड पे एड्सॉर्ब हो गए, मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल है उसकी रैंडमनेस कम हो गई, अब एड्सॉर्ब हो गए। रैंडमनेस कम हो गई मतलब एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज। एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू कैसी होगी बेटा, नेगेटिव।
तो नेगेटिव ये है और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको कैसी चाहिए, नेगेटिव। तो जब इनिशियल सिचुएशन होती है ना, तो इनिशियली अपने पास इस एडजॉर्बेंट की सारी साइड्स वैकेंट होती है, तो सारी साइड्स पे गैस का मॉलिक्यूल अटैक करके वहाँ पे एड्जॉर्ब हो सकता है। तो इनिशियली बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इनिशियली, इसीलिए इसका जो वैल्यू है नेगेटिव में, इसका जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव में वो ज़्यादा होता है। तो इनिशियली डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव अगर आती है मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये तो सबको पता है कि कोई भी फ्रेश सरफेस है, फ्रेश सरफेस के ऊपर अगर गैस होगी तो गैस के जो मॉलिक्यूल है फ्रेश सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे ही, लेकिन थोड़े समय के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आप कर दोगे तो उसके बाद एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी साइट्स अब यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुकी है और बहुत कम साइट्स ऐसी हैं जो कि ऑक्यूपाई होना बाकी है। तो कुछ समय के बाद यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाएगी और एंट्रोपी तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ये भी अपने पास नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव हो गया ना टोटल। तो आफ्टर सम टाइम दिस पर्टिकुलर एक्सोथर्मिक वैल्यू और डेल्टा एच वैल्यू विल नॉट कंपनसेट डेल्टा एस वैल्यू, दैट इज वाई डेल्टा जी वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड और डेल्टा जी वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव और इट बिकम जीरो। डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, वापस से बैकवर्ड आने लग जाएगा। तो यहाँ से अपना जो ये स्टेटमेंट दे रखा था ये बिल्कुल सही है। अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन अ गिवन एड्जॉर्बेंट बिकम्स कांस्टेंट एट हाई प्रेशर बिकॉज डिक्रीजिंग एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंट्रोपी इज नो लॉन्गर कंपनसेटेड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी। एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 है। इफ आर्सेनस सल्फाइड इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस, आर्सेनस सल्फाइड और हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। देन कॉलोइडल पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स एनोड, बिल्कुल सही बात है। एनोड पे अपने पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एनाइंस विल मूव टुवर्ड एनोड एंड कैटाइंस विल मूव टुवर्ड कैथोड इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमेना में। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तरीके से इलेक्ट्रोलिटिकल सेल होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल नहीं होता है। When freshly precipitated FeO3, FeOH whole thrice is shaken with aqueous solution of FeCl3, तो फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड कॉलोइडल सॉल्ट बनाया फेरिक हाइड्रोक्साइड का और फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट को आपने किसके साथ शेक किया है, Fe3+Cl- FeCl3 के एक्वस सॉल्यूशन से। तो जो अपने पास कॉलोइडल पार्टिकल होता है और जो अपने पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो जो कॉमन आयन होता है वो कॉलोइडल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है। तो Fe3+ यहाँ पे एड्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल आएगा और पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कहाँ मूव करेगा, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। और यही फोर्थ स्टेटमेंट आपको दे रखा है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में केवल पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, रेस्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 अपने पास अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में क्या करना होता है अपन को कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसका मतलब किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो डेल्टा जी का वैल्यू कितना आना चाहिए, पॉजिटिव। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चार्ज ऑन एनोड इलेक्ट्रोलिटिकल सेल इज सेम एज गैल्वेनिक सेल, ये भी गलत है। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड और कैथोड पे चार्ज होता है उसका जस्ट ऑपोजिट चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में। तो पहले दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल, बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्ट ब्रिज का यही काम होता है कि दोनों जो हाफ सेल है, कैथोडिक हाफ और एनोडिक हाफ, इन दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन रहेगी तो बेसिकली करंट जो फ्लो है वो फिर होता रहेगा। इन डेनियल सेल ई सेल डिक्रीजेस एट करंट इज विड्रॉन फ्रॉम द सेल, ये भी सही है। कोई भी डेनियल सेल मतलब कि गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। इस सेल का कुछ सेल पोटेंशियल होता है और जब आप इससे वायर के थ्रू कोई बल्ब को कनेक्ट कर दोगे तो सेल विल वर्क एंड बल्ब विल ग्लो। अब जैसे जैसे मान लीजिए कि ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू रही तो जो अपना बैटरी है, जो अपना सेल है वो ड्रेन होता रहेगा और बैटरी का जो सेल पोटेंशियल है वो कम होता रहेगा, नेचुरल फिनोमेना है।
तो थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। HBr का रिएक्शन किया है, सॉरी, आइसोब्यूटीन का रिएक्शन किया है HBr से इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आइसोब्यूटीन मतलब एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शन HBr हैलोजन एसिड से करेंगे तो एल्कीन में तो एक ही रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इजी है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैच करवा के कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाना है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रोडक्ट आप बना सकते हो। लेकिन ये HBr के साथ क्या दे रखा है, ROR, मतलब कि पेरोक्साइड दे रखा है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट विल ऑब्जर्व। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता, फ्री रेडिकल एडिशन होता है। फ्री रेडिकल एडिशन में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, इस तरीके से याद करके रखते हैं। तो बेटा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या होता है, पाई बॉन्ड के उस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करना चाहिए था। ये तो होता मार्कोनिकॉफ मेथड। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा इन प्रोसेस ऑफ पेरोक्साइड, तो H प्लस यहाँ पे अटैच होगा, Br माइनस यहाँ पे अटैच होगा, 1 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज व्हाट, 1 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट मिलेगा। पेरोक्साइड इफेक्ट और क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट। कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन। कंप्लीट मैकेनिज्म मेरे को नहीं दिखाना है, और कंप्लीट मैकेनिज्म अगर आप यहाँ पे अप्रोच करते हो तब भी प्रोडक्ट यही मिलेगा, और बहुत ही लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने एक ट्रिक याद कर रखा है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अगर आप HBr को H प्लस और Br माइनस कंसिडर करें तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो आपको मिलता है ना, उसका जस्ट ऑपोजिट प्रोडक्ट आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मिलेगा। तो याद कैसे करते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सेम मेजर प्रोडक्ट बाय SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो अल्काइल हैलाइड आपको दे रखा है, अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 होता है। दोनों से आपको सेम प्रोडक्ट कहाँ पे मिल सकता है, SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट होने के चांसेस है, जबकि SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना सा चेक करना है कि कहाँ पे दोनों तरफ से प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन पे रीअरेंजमेंट ना हो। जैसे कि पहला है SN1 होगा अगर यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज। और जैसे मान लो कि न्यूक्लियोफाइल वाटर है, तो यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, लेकिन SN2 मैकेनिज्म से क्या मिलेगा, वहीं पर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, SN1 और SN2 दोनों से सेम प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। सेकंड भी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन जब बनेगा SN1 रिएक्शन में तो वो माइग्रेट या रीअरेंज कर सकता है। थर्ड, यहाँ पर SN1 SN2 से सेम मिलेगा, SN2 से भी क्या मिलेगा, यहीं पे लीविंग ग्रुप लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और SN1 होता तो कार्बोकेटाइन यही बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो यहीं पे फिर वापस से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता। तो चाहे आप SN1 फॉलो करो चाहे SN2 फॉलो करो, थर्ड ऑप्शन में सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर SN1 में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, और अगर रीअरेंज कर सकता है तो बेटा डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, और SN2 पे डिफरेंट मिलेगा। तो केवल ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है जहां पर SN1 और SN2 से सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इनर्ट टुवर्ड डाइल्यूट HNO3। 20% डाइल्यूट नहीं होता बेसिकली ये, 20% HNO3 का सॉल्यूशन आपको दे रखा है, मतलब रेस्ट 80% वाटर है, और कौन सी मेटल इसके साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो इजी सा क्वेश्चन है, HNO3 बहुत एसिडिक है, तो मेटल्स तो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते ही हैं, और मेटल कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होगी। तो कौन सा हो गया, कॉपर है, जिंक है, Ag है, Au है। Au यहाँ पे सबसे इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल भी आप इसको बोल सकते हो। Au HNO3 के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। Au को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारेसिया का सॉल्यूशन आपको चाहिए होता है। बाकी कॉपर, जिंक और सिल्वर तो HNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे।
रिएक्ट कर जाएंगे मतलब कि डिसॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन ये मेटलर्जी से रिलेटेड है और सारे स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, केवल डिस्कस कर लेते हैं, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। तो आप में से कई लोग इस स्टेटमेंट को करेक्ट लगा दोगे, लेकिन गलत है बेटा। ये ढंग से देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जनरली यूज किया जाता है, लेकिन अगर कोई और दूसरा और भी है तो उसके लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का यूज नहीं किया जा सकता। क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। एक्टिवेटर डिप्रेसेंट का कंसेप्ट आपको पता है। फ्रॉथ में पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक्टिवेटर। तो किसी और जो दूसरा और है उसके लिए भी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज किया जा सकता है, मतलब बेसिकली एक्टिवेटर या डिप्रेसेंट इन सबको यूज करके। केवल सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाए, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट ही होगा। सेकंड पे आ जाओ, टिन स्टोन इज कंसिस्टिंग ऑफ वोल्फ्रामाइट एज अ नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। बिल्कुल गलत है। टिन स्टोन SnO2, इसमें वोल्फ्रामाइट मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होती है। वोल्फ्रामाइट बेसिकली क्या होता है? FeWO4 + MnWO4, ये मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होता है। साइनाइड प्रोसेस में, अच्छा, इन साइनाइड प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर Zn इज यूज्ड एज लीचिंग एजेंट। बिल्कुल गलत है। Zn को रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज करते हैं। साइनाइड प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? सिल्वर साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनता है और इस सिल्वर साइनाइड के कॉम्प्लेक्स में Zn के साथ रिएक्शन करेंगे तो Zn खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर को रिड्यूस कर देगा, तो Zn का साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और सिल्वर रिड्यूस होने के बाद सॉलिड सिल्वर मेटल आपको मिलेगा। तो Zn को कैसे यूज करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट एज अ लीचिंग एजेंट। बेस्मराइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायरेट। ये बिल्कुल सही है। बेस्मराइजेशन का यूज कॉपर एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। तो पहले 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और 4th स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 2 क्वेश्चन और है अभी अपने पास। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखो, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1 atm at 298 Kelvin इन अ फ्यूल सेल। तो ब्यूटेन का कंबशन करेंगे तो क्या मिलेगा? CO2 + H2O। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -3900 किलोजूल पर मोल। और अगर यही रिएक्शन आप सेल में करवाते हो तो सेल के लिए सेल पोटेंशियल पूछा है, स्टैंडर्ड स्टेट पे पूछा है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पे ही डेल्टा G का वैल्यू आपको रिपोर्ट किया गया है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन हो गया बेटा। डेल्टा G की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दे रखी है और इसी रिएक्शन को अगर सेल में करवाएंगे तो सेल का सेल पोटेंशियल आपसे पूछा जा सकता है। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF-E0 सेल। ये कितना है? -96500 और E0 सेल। ये N की वैल्यू बहुत अच्छे से आपको रखनी है। C4H10 + O2 क्या बनेगा? CO2 + H2। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करके आपको निकालना पड़ेगा कि जब ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोडिक हाफ क्या होगा, एनोडिक हाफ क्या होगा, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा, और कैथोडिक हाफ एनोडिक हाफ को जब आप मिलाओगे तो आपके पास ब्यूटेन का ये जो बैलेंस्ड रिएक्शन है वो आना चाहिए। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 + 8 13/2। वैसे ही निकाल लेता हूँ। देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप बस एनोडिक हाफ लिख लो, और कार्बन किस में? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कहाँ गया बेटा कार्बन? 0 में कहाँ है? हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल 4 कार्बन है और हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, तो कितना हो गया? +10। उधर जाएगा तो -10 / 4 -2.5 है। कार्बन किस में चला गया? +4 में, CO2 में। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? 6। और टोटल 4 कार्बन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा? 6 नहीं 6.5, 26 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। तो 26 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किए जाएंगे तो 26 इलेक्ट्रॉन उधर सामने की तरफ एक्सेप्ट किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन रेडॉक्स सेल रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू 26। 26 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो इस तरीके से E0 सेल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये बेसिकली 1.55 वोल्ट आएगा। सॉल्व कर रखा है मैंने। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड है ये। A solution containing 0.1 mole of the glucose in water freezes at -0.2 degrees centigrade. The amount of water present in this solution is।
तो बेसिकली वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ग्लूकोज अगर आपने मिक्स कर दिया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा। 0 से नीचे डिक्रीज होकर कितना हो गया -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पर्टिकुलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको ये कैलकुलेट करना है कि वाटर में कितना ग्लूकोज आपने मिक्स किया होगा। सॉरी, ग्लूकोज आपको दे रखा है, ये आपको देखना है कि सॉल्यूशन में बेसिकली कितना वाटर प्रेजेंट हो सकता है। तो डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू I इंटू एम इंटू KF। आई का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा 1, बिकॉज ग्लूकोज को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिसोशिएट या एसोसिएट कुछ भी नहीं होते। 1 इंटू मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज 0.1 मोल आपके पास है और वेट ऑफ वाटर इन kg, यही होता है मोलैलिटी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg मल्टीप्लाइड बाय 1.86 ये दे रखा है। और डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेट ऑफ वाटर इन kg कितना आ जाएगा 0.93, दैट मीन्स 930 ग्राम आ जाएगा, ये 930 ग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। यहाँ पे ART 4 का जो पेपर 1 है ये कंप्लीटली हमने डिस्कस कर लिया है।